Are you interested in socio-political issues? If so, join me every Saturday from 12 to 1 o'clock in the program called Sathi Live. This program is in Hindi, Urdu and English. See you there on MATV. Welcome to MATV Studios. This program's name, as you know very well by now, is साथी के संग संग. और इस प्रोग्राम में हम कभी उर्दू में बात करते हैं, कभी हिंदी में करते हैं, कभी पंजाबी में करते हैं, कभी गुजराती में करते हैं, कभी अंग्रेज़ी में भी करते हैं, कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, कभी सोशल होता है, कभी शेर व शायरी होती है. आज शेर व शायरी का प्रोग्राम है और उर्दू शेर व शायरी का प्रोग्राम. हमारे पास बहुत ही बढ़िया दो उर्दू के शायर हैं, उनसे आपका मैं तारफ़ कराता हूँ. और पहले हैं हमारे पास मोहतरमा सायरा बतूल जी, एंड शी वाज बोर्न इन लाहौर, पाकिस्तान, एंड शी डिड हर मास्टर्स इन पर्शियन लैंग्वेजेस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर and started working as a lecturer before coming to the United Kingdom in 2001. And she also did MBA from Queen Margaret University, UK in 2010. And she's running a school actually to teach the children maths and English. So इनको पहले सलाम दुआ कर लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आप आए. और हमारी महफिल जो है इसको 4 चंद लग जाएंगे अभी. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब सैयद अली अकबर आदिल साहिब, सैयद अली अकबर आदिल साहिब, और इनका कलमी नाम है आदिल मुजफ्फरपुरी. आपका जन्म कराची का है, पाकिस्तान का है, एंड यू आर एजुकेटेड अप टू MSc इन जियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची. आपके प्रोफेशन है जियोलॉजिस्ट एंड ड्रिलिंग इंजीनियर इन ए मल्टी नेशनल कंपनी इन दिस कंट्री. यू एमिग्रेटेड टू दिस कंट्री इन 2005. Exactly. तो आपको जी वेलकम टू द स्टूडियोज़ और अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया बुलाने का और इज़्ज़त अफ़ज़ाई का. तो मुझे थोड़ी हैरानी सी हुई कि आप भी इंजीनियर हैं और जो सब्जेक्ट था आपका ME तक वो जियोलॉजी था और फिर आपने इंजीनियरिंग की कराची से. तो एक बिल्कुल अलहदा सा आपका जो कित्ता है, फिर भी आप शायरी, सूखम सी शायरी, कोमल सी शायरी करते हैं. जी नवाजिश है. असल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि पहले तो जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड है जियोलॉजी एंड ड्रिलिंग इंजीनियर, तो ये कंबाइंड है बेसिकली. ये बहुत हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए. तो जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है अगर वो इंजीनियरिंग को भी समझे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ड्रिल द वेल. सो दैट्स वेरी गुड. और शायरी का असल में मेरा प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ही एक अदबी ख़ानदान से है. मेरे दादा प्रोफेसर सैयद अब्दुल माजिद अख्तर साहिब दीवान शायर थे. जी जी. और मेरी फूफी नसीमा हुदा नसीम जी पाकिस्तान की मशहूर शायरा रही. माशाल्लाह. अल्लाह ने उन्हें मौका कम दिया, उनका इंतकाल हो गया कम उम्री में. और बस शायरी तो हमारे ख़ानदान में बहुत से लोग हैं. लंदन में भी गालिब माजदी साहब मेरे चचा होते हैं. अच्छा. और वो भी आए थे जहाँ वो. हाँ जी जी. तो ये बस मर्ज है समझे खानदान. बड़े खुशकिस्मती है एक्चुअली. कुछ ऐसे ख़ानदान भी होते हैं वहाँ को कोई शायरी करने लगा एक लड़का या लड़की, तो वो देखता है कि घर में कोई सुनने वाला नहीं है, और घर में वो कहते हैं क्या काम शुरू कर दिया यार तुमने. हम तो बाज़ाब्ता शायर नहीं बने, यूँ समझिए कि ये तो असर है ख़ानदान का और सोहबत का क्या रहना चाहिए. क्योंकि जब मैं लंदन आया 2005 में, तो गालिब माजदी साहब यहाँ मौजूद थे और वो महफिलें जमा चुके थे. जी जी. तो इसलिए यहाँ भी वही माहौल मिल गया. तो ये साथ साथ चल रही है, लेकिन ये यकीनन दो अलग चीज़ें. आप अकील दानिश साहब को मिल चुके हैं. जी जी. मैं भी जानता हूँ, उनको मिलते रहते हैं अक्सर मुशायरों में. कभी यहाँ भी आएंगे ज़रूर. आई होप. मैंने कहा था एक दफ़ा तो वो पाकिस्तान जा रहे थे. अकील दानिश साहब तो लंदन की शान है. बिल्कुल. और हमने उनके साथ एक बहुत अच्छी शाम भी मनाई है, और मुझे एजाज़ हासिल है कि निज़ामत मैंने की थी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था. काफ़ी लोग आए थे. सायरा भी मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम में थी. तो अकील दानिश साहब की रहबरी और रहनुमाई तुम्हारे साथ.
और वो हमारी बज़्म बहुत उम्दा शायर, उस्ताद शायर हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत खुश किस्मत हैं कि हमें यहाँ पे उनकी रहनुमाई में और उनकी निज़ामत में मुशायरे सुनने का मौका मिलता है। तो और निज़ामत में उनका जवाब नहीं। बिल्कुल वाह वाह जी, हमने बिल्कुल देखा अपना है, अंदाज है उनका, बिल्कुल उनका अपना अंदाज है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। उनकी जो वैसे भी बोलचाल है वो शायरों जैसी है। शायर जी जी नहीं, उनका बड़ा काम भी है, वो अदीब भी हैं, राइटर कॉलम निगार भी हैं, वो शायर भी हैं। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपके जो ग्रैंडफादर थे, क्योंकि आपने लिखा ग्रैंडफादर को पता नहीं चलता नाना थे या दादा थे। नहीं, वो मेरे दादा थे, बिल्कुल, दादा प्रोफेसर सैयद अब्दुल माजिद अख्तर। अंग्रेजी में यही बात होती है। जी हाँ। तो इसीलिए हमारी जो ज़बानें हैं ना वो अच्छी ज़बानें हैं कि खूबसूरती उनमें कम से यही कम वैसे जो स्पेनिश ज़बान है ना उसमें भी ये होता है क्योंकि मेरी बीवी वो स्पेनिश पढ़ लेती है, मतलब बोल लेती है थोड़ी थोड़ी सी। वो बता रही है कि भी उसमें भी वहाँ है दादा और नाना का चक्कर जो है। अलग अलग अल्फाज है। तो आपके दादाजी प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब अख्तर, अब्दुल माजिद अख्तर, हाँ जी, वो बहुत बड़े शायर थे। बहुत बड़े, वो बिहार के वो ताल्लुक़ रखते थे। मुजफ्फरपुर जो मैंने अपने नाम के साथ लगाया है, ये मैंने मैं पूछने वाला था। एग्जैक्टली ये बेसिकली मैंने इसीलिए लगाया है कि जब मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में थे और जब मैंने होश संभाला तो मुजफ्फरपुर का नाम लेना घर में ऐसे था कि उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। I don't blame him. हाँ, Yes. तो वो बहुत याद करते थे मुजफ्फरपुर को। और उन्हीं की ख्वाहिश पे जो दादा की वफ़ात के बाद उनकी कुलियात अख्तर, जो कि हम बेसिकली हम उनका दीवान शाये करना चाह रहे थे उनके इंतकाल के बाद, लेकिन जमील जालवी साहब हैं, प्रोफेसर जमील जालवी, उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, आप इनकी कुलियात, क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, तो आप दीवान को कुलियात का हिस्सा बना दें और आप कुलियात अख्तर शाया करें। तो उन्हीं की रहनुमाई के साथ हमने कुलियात अख्तर शाया की और मुझे इजाज़त हासिल है कि मैंने ही उसको पब्लिश कराया। और उनके अशार और उनकी शायरी अभी भी उर्दू अदब के लिए रहनुमाई है। हाँ, तो यही बात है कि आपका माहौल ही ऐसा था जिसके दादा इतने बड़े पोइट थे। तो जो आपने बात कही है, बड़ी दिलचस्प बात कही है, क्योंकि जहाँ हम जन्मे होते हैं, हम फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ हम आए, हम उस वतन को याद करते हैं। हालांकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे हमारा इतना वास्ता नहीं है। अपने ओपिनियन तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे ओपिनियन से वहाँ की किस्मत नहीं बदलेगी, वही बदल सकते हैं। हम सजेशन दे सकते हैं कि दिस इज़ हाउ यू शुड बी बिहेविंग पॉलिटिकली, जैसे यहाँ करते हैं, ऐसे कंट्री चला, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बंटवारे से पहले, जैसे आपने बजा फरमाया कि आपके ग्रैंडफादर वो मुजफ्फराबाद को याद करके, मुजफ्फरपुर को याद करके वो आंसू आ जाते थे वाले साहब को। जी 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 जी। ते जो कराची में हालात हैं, क्योंकि मैं पहले एक मोहतरमा आई थी, उनसे भी ये बात पूछी थी, तो मैंने देखा कि आप कराची में बॉर्न हुए हैं, बड़े हुए हैं, आप कराची को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम जो बाहर जैसे खबरें पढ़ते हैं कराची के बारे में या दैट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पढ़ते हैं, तो वाकई इतनी नाजुक सिचुएशन है, या वैसे ही ये अखबारों वाले जब कोई आए, क्या बात हो रही है? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा आपको कि मैं तो 2005 में यहाँ आया हूँ। इससे पहले मैं भी ये बातें समझ नहीं पाता था कि लोग बाहर जो होते हैं वो थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई वाक़या हो जाए, कोई दहशतगर्दी हो जाए, तो इतने परेशान होते हैं कि फ़ोन और ख़ुतूत चले आ रहे हैं और लोग खैरियत पूछ रहे हैं एक दूसरे की। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप परदेश में होते हैं तो आपको अपने मुल्क से बहुत लगाव होता है और वहाँ की फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है, और आपके पास एक ही मीडिया होता है जो कि टेलीविज़न है या प्रिंट मीडिया है, उससे आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं। तो एक वाक़या है कि 1984 में कराची के एक इलाके में कुछ दहशतगर्दी हुई। तो यहाँ मेरे रिश्ते के चचा थे सैयद हसन मरहूम, वो BBC उर्दू सर्विस में ब्रॉडकास्टिंग करते थे। तो हम जहाँ रहते थे उस वक्त हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो उन्होंने किसी हवाले से फ़ोन करवा के खैरियत मालूम की कि क्या हुआ है। और फिर हमें भी हैरत हुई कि आपको इतनी फ़िक्र, आप लंदन में हैं, और हम तो उसे भूल भी चुके थे, मतलब 2 दिन बाद उनका पैगाम पहुँचा। तो मतलब इस तरह का ये इंसानी अटैचमेंट होती है एक तरह की अपनी जगह से, क्योंकि रियलिटी से आप बहुत दूर होते हैं।
तो अब जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोग बड़े नॉर्मल हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने मुल्क के लिए। क्योंकि वहाँ कई हाँ यू आर राइट एक्चुअली जब दूर होते हैं तो ज़्यादा फिक्र मुल्क के बारे में फिक्र होता है। वैसे भी सोचना चाहिए हमें कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, और जो कहीं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या कहीं भी नाइजीरिया में भी कुछ होता है तो एकदम हमें यहाँ पता चल जाता है भाई क्या बात हो रही है। तो इसलिए भी लोग दे आर मच मोर अवेयर। और वैसे भी जो लंदन है ना, इट इज़ मरकज़ है इन चीज़ों का, जर्नलिज्म का। और यहाँ एक तो मैं अमेरिका जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, तो वहाँ इतनी बात नहीं होती, यहाँ होती है, यहाँ बस ज़्यादा होती है। बस इसे आप लंदन की खूबी समझ लें कि ये एक मरकज़ है और यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ज़ाहिर है सब लोग रहते हैं। तो वैसे भी लाइफ जहाँ काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, जहाँ को पर्दादारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो बात करता है हम सब जानते हैं क्या सोच रहा है। जी जी बिल्कुल। तो आप लाहौर में पैदा हुई, पंजाबन हो जी लाहौरन। तो आपका जो आप कर रही है पर्शियन में, आपने एमएससी की, एमए की जी, तो पर्शियन ज़बान जो है वो पाकिस्तान की ज़बान तो इस हिस्से में तो बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। तो आप पर्शियन में भी लिखती हैं या? पर्शियन में लिखा शुरू में, जिस ज़माने में मास्टर्स किया उस ज़माने में। असल में वजह बताऊं आपको, मेरे वालिद उर्दू के प्रोफेसर हैं। जी जी जी। तो मेरा शायरी की तरफ रुझान बचपन से था। तो उन्होंने मुझे बचपन ही में कहा कि अगर आप शायरी करना चाहती हैं तो आपको फारसी आनी चाहिए। I think he is 100% right. क्योंकि उर्दू की जो तराकीब हैं और उर्दू में जो अल्फाज हैं वो फारसी और अरबी का उसमें बहुत हिस्सा है। तो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त मुझे कहा, उन्होंने उर्दू में मास्टर्स करने के लिए नहीं कहा, कहने लगे कि उर्दू को समझने के लिए फारसी को समझना जो है वो बेहतर है। तो इसलिए फिर एक वजह तो ये बनी मेरे फारसी में एमए करने की। तो that's wonderful suggestion actually. प्रोफेसर है वो जानते हैं क्या। वैसे भी कोई भी ज़बान ले लो, I mean if you are a हिंदी राइटर, जी जी, तो आपको चाहिए कि संस्कृत की भी आपको नॉलेज हो। बिल्कुल वही ताल्लुक जो है ना जी। अगर पंजाबी में आप लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या चल रहा है, और एट द सेम टाइम कि जो सूफी कलाम है, पुराना हमारा जो कलाम है पंजाबी में है और गुरबानी है, उसकी हमें समझ होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तभी आप बढ़िया लिख सकते हैं। तो पढ़ना तो और भी जरूरी होता है शायर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे उर्दू के जितने बड़े शोरा हैं उनके कलाम का जो ज्यादा हिस्सा था वो फारसी में था। जी जी बिल्कुल। गालिब हैं, इकबाल हैं, तो इसलिए भी जरा फायदा रहा मुझे फारसी में एमए करने का। फिर हाफिज की शायरी पढ़ने का मौका मिला, फिरदौसी को पढ़ने का मौका मिला। तो इसलिए मैं अपने वालिद की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। बेसिकली आपका जो घर का जो माहौल था वो भी तकरीबन इन जैसा ही था। जी बिल्कुल, आदिल जैसे था, क्योंकि आदिल साहब के घर का माहौल भी ये था। आपके प्रोफेसर माशाल्लाह इज ए प्रोफेसर, जी बिल्कुल, और उसको उन्होंने जो सजेशन दी, ज़ाहिर तौर पर ही नोज कि शायरी कैसे खूबसूरत बन सकती है। इफ़ यू नो फारसी, आई मीन पर्शियन, देन यू विल डू बेटर इन उर्दू। बिल्कुल जी। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि फ़ारसी पढ़ ली, और मैं तारीफ़ करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है एक शायरा के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी बढ़ जाती है आप अगर जितना संस्कृत फारसी जानते हैं। क्योंकि जो पंजाबी भी है, पाकिस्तान में जो पंजाबी बोली जाती है उसमें ज़्यादा पंजाबी में लफ्ज़ होता है मिश्रण, यानी कि उनका उसमें मिक्स हो चुकी है, वो उर्दू मिक्स हो चुकी है पंजाबी में। इसी तरह से हिंदुस्तान की तरफ जो पंजाबी है उसमें हिंदी मिक्स हो चुकी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे, उनमें उर्दू ज़्यादा मिक्स है। क्योंकि हमारे ज़माने में, नॉट ओनली हमारे ज़माने में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक ट्रेंड इंडिया में चल रहा है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स उर्दू, कि क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ये मजहब की वजह से ये चीर फाड़ की गई है। हालांकि इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ताल्लुक नहीं। इसलिए मैं और मिसाल दे सकता हूँ मजहब की। जो पंजाबी है इसकी स्क्रिप्ट को कहते हैं गुरमुखी, गुरु से के निकली खारबन से निकली, लेकिन ऐसे नहीं होता नहीं है। उसकी सिर्फ इसलिए गुरमुखी कहते हैं क्योंकि गुरु जो थे, सिख गुरु, उन्होंने इस लिपि को, इस फॉन्ट को यूज़ किया बिकॉज लोगों की बोली थी वो। उन्होंने लोगों की बोली में अपनी बात कहनी चाहिए। तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। हमारे जो व्यूअर्स हैं
ये सोच रहे हैं भी इतने दानिशमंद लोग बैठे हैं, कोई शेरो शायरी हो जाए तो फिर तो कम से कम मुझे दानिश्वर कहना तो ज्यादती नहीं, मैं तो खैर वैसे ही आपकी जरा नवाजी है, आप इस तरह अच्छा, कह रहे चलो हैं, ऐसे- दोनों तालिब इल्म हैं। दोनों तालिब इल्म हैं। और आदिल भाई मुझसे ज्यादा जानते हैं हाँ, सर, नहीं उनके मैं सामने बिल्कुल खैर नहीं मैं- जानता, बस ये लेकिन- है कि नहीं, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है इस बात का। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं, अभी तक जो कुछ बातचीत हुई है मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, शेर व शायरी होगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India landlines and mobiles for just 1p a minute with any top up. Also, दोस्तों वेलकम बैक टू MTV स्टूडियो। साथी के संग संग इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स कि भाई वॉच करें ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। हमारे जो गेस्ट हैं बड़ी दूर से आते हैं, बड़े आला किस्म के लोग हैं, बड़े सियाने लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जिसमें पंजाबी में कहते हैं, एंड इनकी बात सुनने का मज़ा आएगा, आता है। आप फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल सी माई email ID. You can tell me how you liked this program, whether you liked it or not. Even if you don't like it, please tell me so that we can improve our program. तो साहिरा जी, आप तो माशाल्लाह तकबीर टेलीविज़न पर काम भी करती हैं मेरी तरह से, लोगों कुछ को प्रोग्राम। इंटरव्यू करती होंगी जी। किस किस्म का प्रोग्राम? एक तो मुशायरा अरेंज किया मदर्स डे के हवाले से कुछ अर्सा पहले, और ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो इसी नौयत के इंटरव्यूज़। अच्छा, इंटरव्यूज ऐसी किस्मत हमारी किस्मत है। जी। अच्छा, तो अपनी कुछ जो भी आप चाहते हैं सुनाइए, गज़ल सुना दें, नज़्म सुना दें, जो भी सुनाना जी। चाहें। आप ज़्यादा गज़ल लिखती हैं या नज़्में लिखती हैं? नज़्म ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा जी, मेरी पहचान भी नज़्म है, लेकिन एक गज़ल भी, वो मेरा ख्याल है कि शोरा हजरात समझते हैं कि वो बाज़ औक़ात ख़यालात जो है वो एक सांचे में उतर कर ही आप तक आते पहुंचते हैं। हैं। एग्जैक्टली, उसमें हम खुद से फैसला नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है। आपके जहन में जब ख्याल आता है और आप कलम उठाते हैं तो वो जिस पैकर में आता है आप बस उसे उसी पैकर में जी जी, ढाल देते हैं, ढाल और शायर कर- को बाद में पता चलता है कि ये नज्म है या 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 गज़ल। गज़ल। क्योंकि जो सिनफ है ना, वो सिनफ जो राइट, वो तो ख्यालों से ख्यालों से। जी जी, तो कुछ ख्यालात और जो हमारे जहन में आती है बात, वो उसका तकाजा यही होता है कि उसको हम नज़्म में कहें, और कुछ बातें होती हैं कि जो उनके लिए गज़ल गज़ल में की कही जाए। लताफत चाहिए होती है, वो चाशनी चाहिए होती है, वो बात वैसे नहीं सही, कही जा सकती। सही। तो एक गज़ल के चंद जी, अशार इरशाद, पेश किया जी। मतलब अर्ज है कि वहशते कूचाओ बाजार से डर जाती हूँ, वाह वहशते कूचाओ बाजार से डर जाती हूँ, वाह धूप में साये दीवार से डर वाह जाती हूँ, वाह 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 में वाह वाह, साये मज़ा है जी। दीवार से डर क्या जाती बात है, क्या बात है। और मौत के खौफ से जीने का इरादा जो किया, मौत के खौफ से जीने का इरादा जो किया, जीस्त के रस्ताए पुरखार से डर जाती। बहुत ठीक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह वाह। बहुत और ऐ शबे हिजर नहीं तुझसे गिला और कोई, ऐ शबे हिजर नहीं तुझसे गिला और कोई, मैं तेरी जुल्फे तरहदार से डर जाती, वाह 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 मैं वाह। तेरी कमाल की जुल्फे जुल्फे तरहदार से डर वाह, वाह, जाती, वाह। बड़ी नवाजिश। और कोई तूफान मेरे कदमों को हिला दे कैसे, बहुत अच्छा। कोई तूफान मेरे कदमों को हिला दे कैसे, मैं तो बस अपने ही पिंडार से डर जाती हूँ, बहुत खूब, मैं तो बहुत बस अपने ही पिंडार पिंडार वाह, से वाह, डर जाती वाह, 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 हूँ। क्या और बात शेर है। देखिए कि बज़्म अंजुम में सभी अपना सितारा ढूंढे, वाह बज़्म अंजुम में सभी अपना सितारा ढूंढे, मैं तेरे ताले बेदार से डर जाती हूँ, मैं तेरे ताले बेदार से डर वाह जाती जी वाह, हूँ। बहुत अच्छा है भाई। और
शेर तवज्जो तलब है कि किस तरह बज़्म में देती मैं तुझे इज़्ने कलाम, किस तरह बज़्म में देती मैं तुझे इज़्ने कलाम, मैं तेरी जुर्रते इज़हार से डर जाती हूँ। वाह 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 मुकर्रर जी मुकर्रर, दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए। किस तरह बज़्म में देती मैं तुझे इज़्ने ख्याल, मैं तेरी जुर्रते इज़हार से डर जाती हूँ। और मक्तार्ज है कि डर तो लगता है मुझे सिर्फ अजीजों से बतूल, डर तो लगता है मुझे सिर्फ अजीजों से बतूल, कौन कहता है मैं अगयार से डर जाती हूँ, कौन कहता है मैं अगयार से डर जाती हूँ, वहशते कूचाओ बाजार से डर जाती हूँ, धूप में साये दीवार से डर जाती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी नवाजिश, तो पहुंची भी शायद, बड़ी नवाजिश, जी भी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि असल में शायरी में ये है कि एक तो चीज़ होती है आमद, कि आपको कोई हसास तबीयत की वजह से कोई ख्याल आ गया, कोई बंद आ गया, फिर जब आप, इन्होंने जैसे फ़ारसी में मास्टर्स किया हुआ है, तो उससे जो आवर्द में भी बहुत आसानी होती है उसको फिर पैरामीटर में बांधने में, काफिया पकड़ने में बहुत, तो ये सारी चीज़ें इनकी गज़ल से जाहिर है। एक एक शेर जो है ना पंजाबी कहते हैं लख लख रुपए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाख दी आजकल कोई कीमत नहीं, करोड़ ही कहते हैं। और मैं शेर हूँ कि अगर आप लाख भी देंगे तो ये शेर नहीं देने वाले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नवाजिश, नवाजिश। क्योंकि तुम पंजाब दे हो इस करके मैं कह देता है। बड़ी मेहरबानी ताड़ी। आइए जी, हो जाए फिर। क्योंकि इससे बढ़िया तो तारफ हो नहीं सकता शायद, कि वे अपनी नज़र पढ़े, अपनी गज़ल पढ़े। जी। अब बहुत ही गहरी गज़ल के बाद बहुत ही लाइट माहौल के लिए मैं आपको एक सुनाता हूँ जी। बस चंद अशार हैं। कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ साल लम्हों में बीत गए। वाह वाह। कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ साल लम्हों में बीत गए, वो पहले पहल तो दोस्त बने, फिर मेरे मन को जीत गए। कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ साल लम्हों में बीत गए, वो पहले पहल तो दोस्त बने, फिर मेरे मन को जीत गए। वो बोले मीठे बोल अगर, वो बोले मीठे बोल अगर, तो मेरे खत में गीत गए। कुछ गजलें उस पे खुद लिखी, कुछ बन उस पे संगीत गए। बहुत बहुत, इसको फिर बोलिए जनाब। कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ साल लम्हों में बीत गए, वो पहले पहल तो दोस्त बने, फिर मेरे मन को जीत गए। वो बोले मीठे बोल अगर, तो मेरे खत में गीत गए। कुछ गजलें उस पे खुद लिखी, कुछ बन उस पे संगीत गए। इस साथ को हो गए 16 साल और मेरे 40 बीत गए। वाह वाह। इस साथ को हो गए 16 साल और मेरे 40 बीत गए। कुछ लम्हे गुजरे सालों में, कुछ साल लम्हों में बीत गए। वाह जी वाह वाह वाह। क्योंकि हम शायरी जो है वो इस तरह तो करते नहीं है, वो बस खुद ही आ जाती है किसी मौके, किसी महल, ये तो बात है। मरहले में। बहुत रवानी गजल में माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुनाइए। अच्छा, अब आप सुनाएं। अच्छा, नहीं, एक मेरी ये नज़्म है, लोगों ने पसंद की इसलिए मैं सुना देता हूँ। ज़र्द पत्ते, और ये बहुत पुरानी है, बहुत पहले मैंने कही थी स्टूडेंट लाइफ में, कि कभी खिज़ां के ये ज़र्द पत्ते, शजर जिन्हें अब गिरा रहे हैं, पलट के टहनी से कह सके हैं कि तुम मुझे क्यों गिरा रहे हैं। वाह वाह। कभी खिज़ां के ये ज़र्द पत्ते, शजर जिन्हें अब गिरा रहे हैं, पलट के टहनी से कह सके हैं कि तुम मुझे क्यों गिरा रहे हो। हम ही तो तुमको सजा रहे थे, हम ही दिलों को लुभा रहे थे, हम ही तो साया बना रहे थे। वाह वाह। कभी खिज़ां के ये ज़र्द, वाह 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 वाह। और कभी खिज़ां के ये ज़र्द पत्ते उठे नहीं है ज़मीन पर से, मिले नहीं उस अजीब पल से कि जिसमें नरमी के साथ थे वो, कि जिसमें गर्मी के साथ थे वो, हमेशा टहनी के साथ थे वो। कभी खिज़ां के ये ज़र्द पत्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है जी, क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब। पत्तों पर एक मैंने भी नज़्म लिखी। अच्छा, थी। आप तो फिर सुना दो। नहीं नहीं, आप सुनाए। नहीं 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 नहीं, आप सुनाए। नहीं, कोई इरशाद दूसरे करें। हिस्से में सुना देंगे। अच्छा चल ठीक है। एंड तो पत्तों पर, मैं पत्ते दो किस्म के होते हैं, आपको पता है, एक ताश का होता है। जी जी। हम जिस पत्तों की बात करें वो तो पता चल गया है। आप जिस पत्तों की बात कर रहे हैं वो हमें खेलने की इजाजत नहीं थी। नहीं, फिर तो साइनात चाहिए। ऐसे हारने वाले नहीं है। सही बात, आइए। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूँ शायरा के बारे में कि
ایک ہوتا ہے کہ اچھی شاعری ہے. سائرہ جی کا کمال یہ ہے کہ شاعری میں تو بے انتہا دم ہے اور ان کے پڑھنے کا انداز بھی لاجواب ہے. بہت خوب ہے. تو جو پورا مزہ ہوتا ہے نا, آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پورا مزہ ملتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جی. ایک نظم پیش خدمت ہے. نظم کا عنوان ہے عورت. وہ جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, معبود بھی ہے. وہ جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, معبود بھی ہے. وہ جو رازق بھی ہے, ہادی بھی ہے, مسجود بھی ہے. اپنے بندوں کو وہ جنت کی خبر دیتا ہے. اپنے بندوں کو وہ جنت کی خبر دیتا ہے. شام ظلمات کی قسمت میں سحر دیتا ہے. اس نے ہر گھر میں بھی جنت کا وسیلہ بھیجا. اس نے ہر گھر میں بھی جنت کا وسیلہ بھیجا. اپنے بندوں کے لیے خلد کا نقشہ بھیجا. جس کی آغوش میں نبیوں نے بھی کھولی آنکھیں. جس کی آغوش میں نبیوں نے بھی کھولی آنکھیں. دیکھ کے جس کو ستاروں نے جھکا لی آنکھیں. وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے. وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے. وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے. وہ بہن ہے تو محبت کی صدا ہو جیسے. وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے. وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے. وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے. وہ بہن ہے تو محبت کی صدا ہو جیسے. وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے. نسل آدم کی امی بھی تو یہی عورت ہے. نسل آدم کی امی بھی تو یہی عورت ہے. روز فردا کا یقین بھی تو یہی عورت ہے. اس نے قوموں کو زمانے میں بقا بخشی ہے. اس نے قوموں کو زمانے میں بقا بخشی ہے. اس نے ہر دور کی ظلمت کو ضیاء بخشی ہے. اس کو اسلام نے عصمت کی ردا بخشی ہے. میرے معبود نے خود اس کو حیا بخشی ہے. اور اس کی توقیر زمانے کو بھی کرنی ہوگی. اس کی توقیر زمانے کو بھی کرنی ہوگی. اس کو خود اپنی یہ تقدیر بدلنی ہوگی. اس سے بڑا سنیہا ہو نہیں سکتا کوئی. انہوں نے عورت کے ہر روپ کو باندھ دیا ہے. When we talk about children's women's education, let's put it this way, اور ہمارے جو ممالک ہیں ان میں ایک بہت بڑی سمسیا کھڑی ہو جاتی ہے اگر لڑکی زیادہ پڑھ جاتی ہے. جی بالکل. جہاں کئی تو ایسے لوگ ہیں وہ لڑکی کو چاہتے نہیں کہ پڑھائیں, جیسے ملالہ یوسف زئی کی جو بات ہے. I am not going into the politics of Pakistan, لیکن جو اس کا نعرہ ہے کہ ہر بچے کو حق ہونا چاہیے ایجوکیشن لینے کا, تعلیم لینے کا, خاص کر جو خاتون ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو ہونا چاہیے. What did you think of that? یہ بالکل ان کی بات سے مکمل اتفاق کریں گے. اور دنیا کے ہر کونے میں میرے حساب سے جو بھی صاحب شعور اس بات کو سنے گا وہ ان کی بات سے اتفاق کرنے پہ مجبور ہوگا کہ انہوں نے بالکل عام سی ایک بالکل بیسک سی بات کی ہے. ایک بالکل بنیادی حق ہے ہر لڑکی کا, ہر عورت کا, کہ اس کو کاغذ, قلم اور کتاب جو ہے وہ دیا جائے اور اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کتاب لے کر پڑھے اور اسے قلم اور کتاب سے اس کا رشتہ جو ہے استوار ہونے دیا جائے. بچے کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے. بالکل. تو جب پہلی تربیت گاہ ہی کو آپ علم سے دور رکھیں گے تو بچے کی تربیت ہوگی کیسے؟ جی بالکل. کیونکہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو مائیں پڑھی لکھی ہیں ان کے جو بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ زیادہ قابل نکلتے ہیں بیکاز شی کین کمیونیکیٹ ود دیم. اور یہ جو ہمارا جو دیش ہے یہاں جو پڑھی لکھی مائیں ہیں ہماری جو ہیں انہوں نے اچھی تربیت ان کو دی. تربیت از ویری امپورٹنٹ کیونکہ تربیت سے شروع ہوگی ایجوکیشن اچھی ہوگی. تو میں جو وہ ملالہ یوسف زئی کو جب شوٹ کیا گیا تھا تو I was doing radio programs, تو میں نے نظم لکھی تھی, پنجابی میں ہے کیونکہ بیسیکلی میں پنجابی کا رائٹر ہوں, انگریزی میں بھی لکھتا ہوں, ہندی میں بھی کبھی لکھتا ہوں. تو اردو میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن لکھنی نہیں آتی نہیں ہے مجھے. چلو خیر, یہ جو ہے بڑی سمپل سی پنجابی ہے کہ کڑیاں وچوں کڑی ملالہ. واہ.
ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह 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 वाह। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ वाह वाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਬਦ ਅਮਨੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह उन्होंने सोचा था, वाह। तो उन्हें सोचा मर जाएगी, उन्ना सोचा उन्हें सोचा मर जाएगी, हुण ना मौतों मुड़ी मलाला। वाह वाह वाह। कि पाकिस्तान दी एन फ्रैंक है, क्योंकि वो डायरी लिखती थी। जी जी। और एन फ्रैंक के बारे में तो आप जानते जी हैं, बिल्कुल। जो वहाँ की थी, हॉलैंड की थी, कि पाकिस्तान दी एन फ्रैंक है, डायरी लिखती कुड़ी मलाला, वाह आदम अते हवा दी बेटी, वाह वाह आदम अते हवा दी बेटी, लाडां तो ना थोड़ी मलाला, वाह कोई चिड़ी है बाबल दे वेड़े दी, वाह वाह चिड़ी है बाबल दे वेड़े दी, अंबर वल नू उड़ी मलाला। वाह ठीक है। तो वाह वाह जो मर्दां तो करना होई, जो मर्दां तो करना होई, वो गल कर गई कुड़ी मलाला। वाह वाह वो बहुत गल अच्छा कर भाई, गई बहुत अच्छा। कुड़ी मलाला। तो मैं, क्योंकि टाइम आपका है, वे पाकिस्तान ने धीयां जम्मियां, वाह बेनज़ीर ते कुड़ी मलाला। वाह पाकिस्तान ने ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਯੂਐਨਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਦੋ ਹਰ ਥਾਂ ਛਾ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, वाह वाह ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਥੀ ਦੁਨੀਆ जुड़ी मलाला। वाह वाह बहुत अच्छा था। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो हम जो बाहर बैठे, जैसे आपने कहा, छोटी बात हो बड़ी बात हो, हमें पता चल जाता है, और जो लोग काम करते हैं बेहतरी के लिए वो करते हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। जी बिल्कुल। हो जाए जी फिर। जी जी मैं इरशाद करता हूँ। Yeah, okay. Before you do that, let's take a break, है ना? हाँ, बिल्कुल, आसानी से जी, बात जी, करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों हैं सायरा बतूल जी और जनाब आदिल साहब हैं हमारे पास। इनकी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, इनकी शायरी तो है ही अच्छी। तो थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद दोस्तों वेलकम बैक। आज शेर व शायरी का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे भी आपको अच्छा लग रहा होगा। जैसे मैं पहले कहा कि माई आईडी, ईमेल आईडी इज़ ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू कैन प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, बेटर और वर्स और गुड, वट एवर, आई विल एक्सेप्ट इट। बहुत सी ईमेल आपकी आती हैं, लेकिन मेरे पास टाइम इतना कम होता है कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन आई एम एवर सो ग्रेटफुल। तो हाइए जी, आप पढ़ने लगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेक आ गई, तो आपको टोक दिया मैंने। लाजमी हिस्सा है वो प्रोग्राम का। माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। ये एक गज़ल है कि मिलता है मुझे मिल के भुला देता है एक शख्स, मिलता है मुझे मिल के भुला देता है एक शख्स, अनजान सा गम दे के रुला देता है एक शख्स। एक शख्स, वाह जी वाह, वाह। मिलता है मुझे मिल के भुला देता है एक शख्स, अनजान सा गम दे के रुला देता है एक शख्स, और पलकों पे सजाता मैं कोई ख्वाब भी कैसे, आंखों में बसी नींद उड़ा देता है एक शख्स। वाह वाह आंखों में बसी नींद उड़ा देता है एक शख्स, और मैं हुस्न का शैदाई हूँ ये जानकर फिर भी, हाँ, मैं हुस्न का शैदाई हूँ ये जानकर फिर भी, चेहरे से निकाब अपनी हटा देता है एक शख्स। वाह जी वाह, वाह, वाह। चेहरे से निकाब अपनी हटा देता है एक शख्स, और बरसों की रफाकत का भरम भी नहीं रखता, बरसों की रफाकत का भरम भी नहीं रखता, बेगाना भी लम्हों में बना देता है एक शख्स। वाह जी वाह, वाह वाह, बेगाना वाह, भी लम्हों में बना देता है एक शख्स, बहुत खूब। और जमनम भी अगर बज़्म में छिड़ जाए मेरा जिक्र, कसदन मुझे गैरों में गिना देता है एक शख्स। वाह कसदन मुझे गैरों में गिना देता है एक शख्स, और आदिल ये मोहब्बत है कि नफ़रत की अदा है, आदिल ये मोहब्बत है कि नफ़रत की अदा है, धड़कन मेरे सीने की बढ़ा देता है एक शख्स। बहुत खूब, बहुत मिलता है मुझे मिल के भुला देता है एक शख्स, अनजान सा गम दे के रुला देता है। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। आप लंदन में रहते हैं, मुद्दे से रह रहे हैं अब तो, मतलब आप तो काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी देर 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए हैं आपको भी। तो यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ का जो मुआशरा है, सर्कमस्टांसेस हैं,
economic and otherwise, اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, میں نے say this کیونکہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے پولیٹیکلی ہم پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہمارا رنگ ایک جیسا. تو اس سے متاثر ہو کر بھی آپ نے کوئی چیز لکھی, کیا آپ نے لکھی؟ میں نے جب میں آیا تھا اور مجھے پہلی دفعہ ایک نشست میں شرکت کرنی تھی, تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار ایک نظم میں کیا ہے, اور وہ یہ تھی کہ میں یاد کر کے آپ کو سناتا ہوں, میں اس میں دیکھتا ہوں جب تک آپ سائرہ سے کچھ سنیں. جی پہلے تو ساتھ صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو ہم دنیا کے جس حصے سے آئے ہیں وہاں عورت کے لیے, لڑکی کے لیے جو ہماری سوچ ہے, اس کے حوالے سے ایک نظم کا عنوان ہے بیٹی. عرض ہے کہ میں بیٹی ہوں, میرے دنیا میں آتے ہی بہت سے وسوسے آ کر میری ماں کو ڈراتے ہیں. میں بیٹی ہوں, میرے دنیا میں آتے ہی بہت سے وسوسے آ کر میری ماں کو ڈراتے ہیں. وہ ہر پل سوچتی ہے کہ میری قسمت نہ جانے کون سے دکھ اپنے دامن میں لیے ہوگی. وہ ہر پل سوچتی ہے کہ میری قسمت نہ جانے کون سے دکھ اپنے دامن میں لیے ہوگی. میرا بھائی اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو, میرا بھائی اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو بڑے انداز سے یہ دنیا والے میری ماں سے یہ کہتے ہیں, ارے لڑکا ہے جانے دو. میرا بھائی اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو بڑے انداز سے یہ دنیا والے میری ماں سے یہ کہتے ہیں, ارے لڑکا ہے جانے دو. مگر میرے لیے ان کی نگاہوں سے فقط شعلے برستے ہیں, مگر میرے لیے ان کی نگاہوں سے فقط شعلے برستے ہیں. میں بولوں تو کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں بولا نہیں کرتی. میں بولوں تو کہا جاتا ہے اچھی لڑکیاں بولا نہیں کرتی. وہ اپنے باپ اور بھائی کے ہر فرمان کو سنتی ہیں اور سر کو جھکاتی ہیں, کہ وہ ہر حال میں کنبے کی عزت کو بچاتی ہیں. وہ اپنے باپ اور بھائی کے ہر فرمان کو سنتی ہیں اور سر کو جھکاتی ہیں, کہ وہ ہر حال میں کنبے کی عزت کو بچاتی ہے. عزت کی ذمہ داری اس کی ہے. میں سوچوں تو میری سوچوں کے پر یہ کہہ کے اکثر قطرے جاتے ہیں. میں سوچوں تو میری سوچوں کے پر یہ کہہ کے اکثر قطرے جاتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں تو بے سروپا بات کو سوچا نہیں کرتی. کہ اچھی لڑکیاں تو بے سروپا بات کو سوچا نہیں کرتی. مگر میں کیا کروں, مگر میں کیا کروں کہ میرے خالق نے مجھے انسان بنایا ہے. مگر میں کیا کروں کہ میرے خالق نے مجھے انسان بنایا ہے. میرے سینے میں دل اور ذہن کو ادراک بخشا ہے. میرے سینے میں دل اور ذہن کو ادراک بخشا ہے. میں حرف مدعا کے پھول ہونٹوں پر سجانا چاہتی ہوں. میں حرف مدعا کے پھول ہونٹوں پر سجانا چاہتی ہوں. میں اپنے ذہن میں سوچوں کی پھلواری اگانا چاہتی ہوں. میں زندہ ہوں زمانے سے مگر اب میرے مالک میں جینا چاہتی ہوں. میرے مالک میں جینا چاہتی ہوں. زندہ باد. بہت 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 شکریہ. مزہ آ گیا. بہت یہ ہوتا ہے حساس دل شاعر کا. بہت بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک ایک جو الفاظ تھا, لفظ تھا, شبد تھا, وہ موتی تھے. بہت شکریہ. جس کو آپ نے نظم میں پرویا. بالکل نوازشات کی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. اچھا وہ تو مجھے سچ پوری یاد نہیں آ رہی, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ اپنی زمین چھوڑ دی مہمان ہو گیا. اپنی زمین چھوڑ دی مہمان ہو گیا, لندن میں آ کے کام کچھ آسان ہو گیا. اپنی زمین چھوڑ دی مہمان ہو گیا, لندن میں آ کے کام کچھ آسان ہو گیا. اور اپنوں سے تعلق نہیں رکھتا یہاں کوئی,
غیروں سے میل جول کا سامان ہو گیا. واہ اپنوں سے تعلق نہیں رکھتا یہاں کوئی اور غیروں سے میل جول کا سامان ہو گیا. اور توجہ چاہتا ہوں کہ دل کی تمام خواہشیں بر آئیں گی یہاں, دل کی تمام خواہشیں بر آئیں گی یہاں, یہ سوچتے ہی میں تو پریشان ہو گیا. واہ جی دل کی تمام خواہشیں بر آئیں گی یہاں, یہ سوچتے ہی میں تو پریشان ہو گیا. اور ہر سمت سے یہاں ہے گناہوں کی ایک پکار, ہر سمت سے یہاں ہے گناہوں کی ایک پکار, کمزور جو پڑا ہے وہ شیطان ہو گیا. اور آزاد معاشرے کی برائی کو دیکھ کر عادل کا تازہ دوست تو ایمان ہو گیا. اپنی زمین چھوڑ دی مہمان ہو گیا, لندن میں آ کے کام کچھ آسان ہو گیا. یہ بس آپ نے عرض کیا تھا تو مجھے یاد کیا. اچھا لگا مجھے, کیونکہ جو احساس ہے, ہاں جو یہاں کا احساس آنے کے بعد جہاں جاتے ہیں احساس بدلتے ہیں انسان کے. لندن آئے تو بالکل ہمارے ملکوں سے ایک ڈیفرنٹ قسم کی تہذیب ہے بالکل الگ تہذیب, اور وہاں بیٹھے لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان لوگ ہیں, تھے بھی حاکم تھے ہمارے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مجھے یاد ہے کہ when I came to this country 53 years ago, تو جب میں نے وہاں سے آیا تو میں نے وہ نظم لکھی کہ بھئی وہاں اور قسم کے خواب آتے تھے لندن کے, جہاں کچھ اور ہو گیا. تو پتوں کی بات کی تھی آپ نے. جی آپ تو کچھ تھوڑے سے شعر سناؤں گا کہ رخ تو چڑھ کے آئے پتے. رخ تو آپ تو بھی کراچی والے جانتے ہوں گے, وہاں بھی رخ ہوں گے. رخ تو چڑھ کے آئے پتے, ٹہنی بن مرجھائے پتے. رخ تو چڑھ کے آئے پتے, ٹہنی بن مرجھائے پتے. ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਣੇ ਜੋ ਸਾਏ ਪੱਤੇ. ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਣੇ ਜੋ ਸਾਏ ਪੱਤੇ. ਖੜ ਖੜ ਕਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਪੱਤੇ. ਖੜ ਖੜ ਕਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਪੱਤੇ. ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਪੱਤੇ. پٹھی دے وچ تائے پتے, وہ دانے ہوتے ہیں نا وہ, تو مر کے بھی کام آئے پتے. پٹھی دے وچ تائے پتے, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ رخ تو وق نہیں ہوندے, کدے نہ ہون پرائے پتے. جب پتجھڑ آتی ہے تبھی وہ ہوتی ہے کہ جیوندے رخ تو وق نہیں ہوندے, کدے نہ ہون پرائے پتے. کہ مارو تھل مین ریگستان, مارو تھل وچ رخ نپترا, مੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤਾਂ ਆਏ ਪੱਤੇ. مੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤਾਂ ਆਏ ਪੱਤੇ. کہ مٹھی مٹھی ہوا رمکتی جھوم جھوم کے گائے پتے. مٹھی مٹھی ہوا رمکتی جھوم جھوم کے آئے پتے. تو اگلا شعر سننا کہ تنہائی وچ رکھاں وانگوں, تنہائی وچ رکھاں وانگوں لگدے نے ہمسائے پتے. لگدے نے ہمسائے پتے. بہت مدت ہوئی میں کسی ایک انگریز عورت کے گھر گیا, بوڑھی عورت تھی, تو وہاں اس نے بہت بوٹے لگا رکھے تھے. تو میں نے پوچھا جی it's really wonderful. She says they are my own. She said they are my own. وہ پتوں کو ہاتھ لگا کر کہہ رہی تھی کہ ان کو ہمسائے لگتے تھے. کہ راتی شبنم کنہ روئی, کہ ہنجواں نال نہائے پتے. لمبی ہے لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں کہ اس ویڑے ایک بوٹا ایسا ہاتھ لایا کو ملائے پتے. تو پھر تیرے باغ دے پھل سندر نے, تیرے باغ دے پھل سندر نے, تیرے باغ دے ہائے پتے. تیرے باغ دے پھل سندر نے, تیرے باغ دے ہائے پتے. تو مگتا ہے کہ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਵਿਹੜੇ ਬੜਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਵਿਹੜੇ ਬੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਹੱਸੇ مسکائے پتے. بہت اچھا ہے. تھوڑی لمبی ہے کہ تو میں رہنے دیا. تو آپ ہاں جی سنائیے کچھ. جی اب اگست کا مہینہ ہے جی, پاکستان اور انڈیا دونوں ہی کی آزادی کے حوالے سے. تو ایک نظم پیش خدمت ہے جس میں زیادہ تر تو ان خیالات کی ترجمانی ہے کہ ہم اور آپ جو دور بیٹھے ہیں, ہمارے دل ابھی وہیں پڑے ہیں. تو نظم کا عنوان ہے مجھے اب بھی محبت ہے. عرض ہے کہ یہ معنی دیس میں ہر سمت خونریزی کا مکروہ کھیل جاری ہے, خصوصاً پاکستان کے حالات کے حوالے سے. یہ معنی دیس میں ہر سمت خونریزی کا مکروہ کھیل جاری ہے. یہ معنی بنت حوا کی ردا اور ابن آدم کا لہو دونوں ہی ارزاں ہیں.
ये माना बिन्ते हव्वा की रिदा और इब्ने आदम का लहू दोनों ही अर्ज़ां हैं। ये माना अब गली में खेलते बच्चे मेरे माजी का हिस्सा हैं। ये माना अब गली में खेलते बच्चे मेरे माजी का हिस्सा है। ये माना मस्जिदों में हर नमाजी खुदा के खौफ से आजाद मुब्तलाए खौफे मर्गे नागहानी है। ये माना मस्जिदों में हर नमाजी खुदा के खौफ से आजाद मुब्तलाए मर्गे खौफे मर्गे नागहानी है। मुझे मालूम है इखलास भी अब एक कहानी है। बहुत अच्छा मुझे मालूम है इखलास भी अब एक कहानी है, मगर मैं क्या करूं कि देश की मिट्टी की खुशबू अब भी वैसी है। मगर मैं क्या करूं कि देश की मिट्टी की खुशबू अब भी वैसी है। फजाओं में चहकती बुलबुलों के नगमा हाय दिलबराना अब भी वैसे हैं। फजाओं में चहकती बुलबुलों के नगमा हाय दिलबराना अब भी वैसे हैं। और इस मिट्टी से, इन महकी फिजाओं से, चहकती बुलबुलों से मुझे अब भी मोहब्बत है। मुझे अब भी मोहब्बत। बहुत अच्छी चीज़ आपने याद दिलाई। वैसे मैं कहने भी वाला था कि 14 तारीख को पाकिस्तान की और 15 को हिंदुस्तान की, और हमारी तो हमेशा दुआ रहती है कि भी ये दोस्त बने, क्योंकि देखो जिस देश में हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ EEC के 28 कंट्रीज हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक यूनिट है, ऐसे हमारे मुल्कों में होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि आवाम में ऐसी कोई बात नहीं है जो हुक्मरान और मुल्कों में है, थोड़ी सी गुड्डी है वो ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। इन्होंने अभी 14 अगस्त का जिक्र किया तो जाहिर है इन्होंने तो बहुत अच्छी नज़्म पेश की। हाँ, मैं सिर्फ एक कता पेश करना चाह रहा हूँ कि हमारे दिल से तो दुआ निकलती है अपने मुल्क के लिए। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कता है कि अपनी शहरत से कराबत को तेरी जानते हैं। वाह। अपनी शहरत से कराबत को तेरी जानते हैं, हम है आसी तेरी रहमत को भी पहचानते हैं। वाह जी वाह। अपनी शहरत से कराबत को तेरी जानते हैं, हम है आसी तेरी रहमत को भी पहचानते हैं। हम पे कर रहम खुदा बख्श मुसलमानों को, तुझको माबूद मोहम्मद को नबी मानते हैं। वाह 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 वाह। तुझको माबूद मोहम्मद को नबी मानते हैं। बहुत अपने हो जाए जी कुछ जी। एक आपका कता या कुछ और? हाँ ठीक है, टाइम होगा तो। हाँ जी, एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं कि मतलब देखिए कि इस आलम इम्कान से निकल कर कभी देखो, इस आलम इम्कान से निकल कर कभी देखो, हालात के सांचे में भी ढल कर कभी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, हालात के सांचे में भी ढल कर कभी देखो। और शेर देखिए कि जाहिर की सजावट नहीं बातिन को सजाती। बहुत अच्छा। जाहिर की सजावट नहीं बातिन को सजाती, मलबूस नहीं खुद को बदल कर कभी देखो, मलबूस नहीं खुद को बदल कर कभी देखो। और ये धूप जला देती है हर रिश्ताए जान को, ये धूप जला देती है हर रिश्ताए जान को। फुरकत की तमाजत में पिघल कर कभी देखो, बहुत अच्छा। फुरकत की तमाजत में पिघल कर कभी देखो। और सूरज की तरह रोज निकल आते हो घर से, सूरज की तरह रोज निकल आते हो घर से। एक रोज ये मामूल बदल कर कभी देखो, एक रोज ये मामूल बदल कर कभी देखो। और मक्ता अर्ज है कि ख्वाहिश है बतूल अब तो यही दिल की हमारे, ख्वाहिश है बतूल अब तो यही दिल की हमारे, दिन रात के चक्कर से निकल कर तो देखो, दिन रात के चक्कर से निकल कर कभी देखो, इस आलमे इम्कान से निकल कर कभी देखो, हालात के सांचे में भी ढल कर कभी देखो। वाह क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर जो है वंडरफुल, इट वाज रियली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो हम तो यही दुआ करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था तो आई वाज वाचिंग द टेलीविजन एंड नेक्स्ट मोमेंट शी वाज नॉट देयर। तो वो फिल्म बार बार देखी तो बड़ा मन ऐसे हुआ। तो जो आपने कहा कि दोनों हमसाए मुल्क हैं, और ये गलत बात होगी कि हिंदुस्तान में बैठे लोग चिंता नहीं करते पाकिस्तान की, एंड वाइस वर्सा। ये दोनों एक दूसरे के बारे में इंसानियत का रिश्ता। तो साडियां हैं दुआवां पाकिस्तान नाल। वाह,
ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ। वाह 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 ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ। वाह 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 ਤੇ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, Fact। ਖਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ये एक तूफान नाल। वाह उसके बारे में थी नज़म, फिर कभी सही। तो मेरी तो यही मैं तो कहूँगा भी आप अपना एक मजबूआ जो शायरी का है वो ज़रूर छपवाएं ताकि लोग पढ़ सकें आपको ज़्यादा। जी तो कोशिश बहुत है बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जल्दी। जहाँ आने का। आप तो बड़ी दूर से आए हैं, क्रॉयडन से आए हैं, लेकिन हमारे पास तो मैनचेस्टर से भी लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया यानी आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल आपने नहीं बुलाया, बहुत नवाज़िश, मयारी इज़्ज़त प्रोग्राम अफ़ज़ाई का आपका। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे एट 9:30 PM. Next week there are going to be some Punjabi poets. So thank you very much and good night.